हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है माय स्टडी चैनल क्रेजी लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि गाइज आपने थंबनेल में देख चुके होंगे, आज से हम हिंदी क्लास शुरू करने जा रहे हैं और हिंदी का आज हम फर्स्ट लेसन देखेंगे, हिंदी भाषा का विकास। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं हम इसे। तो देखिए गाइज, हिंदी भाषा का जो विकास की बात करते हैं, इसमें हम देखेंगे गाइज कि शुरुआत से हम पढ़ते हुए आ जाएंगे। ठीक है ना गाइज। तो देखिए गाइज, हिंदी की जो लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। जो हिंदी है विश्व की क्या है, 3000 भाषाओं में से एक है। आपको ये पता होना चाहिए। और हिंदी की आकृति व रूप के आधार पर हिंदी क्या होती है, वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। ये क्या है, वियोगात्मक है और विश्लिष्ट भाषा है। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी आकृति और रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है, तो वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। क्लियर रहेगा गाइज, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं गाइज। आगे देखिए, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। तो अब भाषा परिवारों की बात करें तो हिंदी किसकी अंदर आती है, भारोपीय परिवार होता है, इंडो यूरोपियन होता है, उस परिवार की भाषा है। गाइस आपको याद रखना है, हिंदी किसकी भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है। और बात करें भारत में कितनी भाषा परिवार मिलते हैं हमको, तो भारोपीय परिवार हमको मिलता है, द्रविड़ परिवार हमको देखने को मिलता है, ऑस्ट्रिक हमको मिलता है, चीनी तिब्बती हमको देखने को मिलते हैं। तो इन सभी भाषा परिवार में हमारी जो भारोपीय परिवार की भाषा है, ये सबसे बड़ा परिवार है। ठीक है। इस फिर उसके बाद आता है द्रविड़ परिवार, फिर ऑस्ट्रिक परिवार, फिर आता है चीनी तिब्बती परिवार। ओके गाइज। अब यहाँ पर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारोपीय परिवार का परसेंटेज कितना है गाइज। तो आपको पता होना चाहिए गाइज कि भारोपीय परिवार का परसेंटेज आपको देखने को मिलता है 73%। आगे देखेंगे गाइज इसको, बट मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि जो भारोपीय परिवार की जो भाषा है, इसका जो आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 73। क्लियर रहेगा गाइज। द्रविड़ परिवार की बात करेंगे गाइज, इसका आपको देखने को मिलेगा 25%। और जो ऑस्ट्रिच है गाइज, इसका आपको देखने को मिलेगा 1.3%। और बात की जो तिब्बत है, सबसे कम बोली जाती है, इसका दिखेगा सिर्फ आपको 0.7%। ठीक है ना गाइज। ये आपको भाषा परिवार में परसेंटेज पूछेंगे, आपने ये याद रखना है। देखिए गाइज, ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर को, यहाँ आपको दिख रहा है कि भारोपीय परिवार का 73, द्रविड़ परिवार का 25, ऑस्ट्रिक परिवार का 1.3 और चीनी तिब्बती का 0.7। आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं गाइज। आगे देखिए गाइज, आगे आता है कि जो हिंदी है, हिंदी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हिंदी जो भारत यूरोपीय परिवार हो गया, और भारतीय ईरानी हो गया, और भारतीय आर्य हो गया। तो आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा कि भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा कौन है, तो हिंदी है गाइस, इसी की उपभाषा है हिंदी। भारतीय आर्य, इंडो आर्यन बोलते हैं, इसकी उपशाखा कौन है, तो आपको बताने होगा हिंदी। ठीक है ना गाइस, आपको ध्यान देना है, इसको यही समझना है कि भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा कौन है, हिंदी। ठीक है ना, हिंदी इसकी उपशाखा है। क्लियर रहेगा। तो भारतीय आर्य भाषा को फिर अब हम भारतीय आर्य भाषा पढ़ रहे हैं, इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। 3 कालों में इसको विभक्त करते हैं, 3 भागों में बटी है। ठीक है, तो अब उन 3 भागों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 भागों को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, ये 3 भाग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना गाइज। तो देखिए गाइज, सबसे पहले हमको दिखेगा एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। हमने बोला ना कि हमारी जो हिंदी है भारतीय आर्य भाषा का है भाग, उपभाषा ही है। तो हमने देखा भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर एक मध्य भारतीय आर्य भाषा मिलेगी, और एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मिलेगी। क्लियर है। अब इससे आपका कार्य पूछा जाएगा कि कार्यकाल कितने का है, तो काल कितने तक का रहा था, 1500 से ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा, प्राचीन आर्य भाषा का। ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन भाषा की बात करेंगे तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है ना गाइज, अब ये ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चलेगी है। और आधुनिक आर्य भाषा की बात करेंगे तो ये 1000 ईस्वी से अब तक चलता आ रहा है। क्लियर। ओके। अब इसमें बोली जाने वाली भाषाएं की बात करेंगे तो इसमें बोली जाती थी संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। ठीक है ना गाइस, संस्कृत भाषा बोली जाती है। उस संस्कृत भाषा को भी 2 भागों में विभक्त कर दिया है, एक वैदिक संस्कृत नाम दिया गया और एक लौकिक संस्कृत नाम दिया। आगे देखेंगे गाइस इसके बारे में। ठीक है। और मध्यकालीन भारतीय भाषा में बोली गई पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, पाली भाषा बोली गई, प्राकृत भाषा बोली गई, अपभ्रंश बोली गई। और फिर जो मध्यकाल में
फिर उसके बाद जो आधुनिक काल में हमने हमारी क्या बन गई, हिंदी बन गई, और हिंदी में ही हिंदीतर बन गई, जो हिंदी से ही रिलेटेड भाषा, जैसे बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि। ओके ना। आगे देखते हैं गाइज, जो हमने पढ़ा, जो अब हम लेंगे प्राचीन भारत की जो दो भागों में बटे था ना, वैदिक और उसके बात करेंगे। देखिए गाइज, जो प्राचीन भारत की जो आर्य भाषा है, हमने बोला कि एक क्रम था गाइज। पहले एक बार हम नीचे देख लेते हैं स्लाइड को, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए गाइज, जैसे आपको दिख रहा है कि सबसे पहले हमारी कौन सी आई थी, संस्कृत भाषा, वही चेंज होके प्राकृत पाली बनी, फिर प्राकृत बनी, फिर अभ्रंश बनी, फिर अवट बनी, फिर जाकर हमारी जो प्रारंभिक हिंदी बनी है वो शुरू हुई है। तो हमने देखा कि ये संस्कृत हमारी क्या थी, प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती थी, और ये भाषा हमारी किस में आती थी, हमारी जो प्राकृत पाली हो गई, प्राकृत हो गई, अपभ्रंश हो गई, ये हमारी किसके अंतर्गत आती थी, मध्य के अंदर, मध्य आर्य भाषा के अंदर। फिर जो आगे जाकर हमारी हिंदी जो आई, ये आई हमारी क्या, आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत। और जो ये अवट है ना गाइज, ये अवट जो यहाँ पर को बना है, इसी को हम बोलते हैं संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा। ठीक है ना गाइज, ध्यान देना। अब देखते हैं ऊपर, ठीक है गाइज, ऊपर चढ़ते हैं अब दोबारा से। अब देखिए गाइज, यहाँ पर को हमने देखा था कि जो हमारी संस्कृत भाषा थी, जिसका डेट क्या थी गाइज, आपको पता होनी चाहिए कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर कितने तक थी, 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत बोली जाए। उसी संस्कृत को दो नामों में बांट दिया गया था गाइज। एक बोला गया था वैदिक संस्कृत और एक बोला गया था लौकिक संस्कृत। इन दोनों के नाम को छांदस कहा जाता है गाइज। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि नाम को क्या बोला गया, छांदस। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, छांदस कहा गया। और या यास्क, ठीक है ना। वैदिक संस्कृत को क्या नाम दिया गया, छांदस, यास्क। ये नाम किसने दिया, पाणिनि ने दिया था गाइस। किसने दिया था, पाणिनि ने। दोनों नाम पाणिनि के द्वारा दिए गए हैं, आपको याद रखना है, वैदिक और लौकिक संस्कृत है, छांदस, यास्क। ठीक है। अब इसमें भी विभाजित किया है इसको, जैसे देखिए गाइस, 1500 से था 500 ईसा पूर्व तक। तो इसमें 1500 से लेकर 1000 तक तो क्या चला था हमारा, 1500 से हमारा चलेगा, देखिए 1500 से 1000 तक हमारा तो चलेगा क्या, वैदिक, और फिर 1000 से 500 तक चलेगा हमारा लौकिक संस्कृत। क्लियर रहेगा ना गाइज। इसमें छांदस याद रखिएगा, यास्क याद रखिएगा, पाणिनि के द्वारा इसका नाम दिया गया, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को देखते हैं। तो मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करें तो गाइज देखिए, इसमें भी क्या होता है, हमने सबसे पहले पढ़ना है पाली भाषा की बात, फिर उसके बाद प्राकृत भाषा, फिर उसके बाद अपभ्रंश भाषा। ठीक है ना गाइज। तो इसकी देखेंगे गाइज, हमने इसका काल देखा था कितने से कितने तक, 500 ईसा पूर्व से लेकर था हमारा कहाँ तक, 1000 ईसा तक। ठीक है ना गाइज, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक इसका काल था। तो इसी में हमारी सबसे पहले आई 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है, 1 ईस्वी तक हमारी क्या थी, पाली भाषा। और इस टाइम क्या होता कि भगवान बुद्ध के सारे उपदेश से पाली में है। ठीक है ना गाइज, बुद्ध का जब जन्म हुआ था उस टाइम जो ये भाषा आई थी। ठीक है। आगे द्वितीय प्राकृतिक भाषा में बात करेंगे गाइज, हमारी क्या होगी, 1 ईसा से 500 ईसा के टाइम में आई थी हमारी क्या, महावीर स्वामी के टाइम में ये प्राकृत में आई थी। उपदेश उन्होंने प्राकृत में दिए थे ना, आपको पता होगा। आगे देखते हैं, तृतीय काल की बात करते हैं, अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश आई गाइज हमारी 500 ईसा हो गई। तो इस 500 ईसा से 1000 ईसा तक कौन सी आई, अपभ्रंश चली। ठीक है ना गाइज, आपको ये क्रम याद रखने, 500 ईसा से 1000। और फिर अब वट आई थी गाइज, इससे एक कम, 1000 से एक 100 कम कर दिया 900, और इससे एक ज्यादा करते हैं 100 ज्यादा 1100। तो इसके टाइम में जो आई अवट आई, ठीक है ना, इसको ही बोला जाता है संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा। आपको याद रखना है इसका क्रम की, अवट का जो सन था 900 से 1100 संक्रमणकालीन और संक्रांतिकालीन भाषा। ओके। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें लास्ट आती है अब आधुनिक। जो हमने 3 क्रम पढ़े थे ना, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तो अब हम आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत आ गए हैं। आधुनिक आर्य भाषा भी चेंज हुई। ठीक है गाइस, हमने आधुनिक हमने पढ़ा था। प्राचीन की बात करेंगे तो प्राचीन का क्रम कितने से कितने पढ़ा था गाइस, हमने दिखाते हैं आपको, लिखते हैं। प्राचीन का हमने पढ़ा था 1500 ईसा पूर्व से हमारा कितना था, 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे का था जो मध्य का, 500 ईसा पूर्व से हमारा, 500 ईसा पूर्व से हमारा 1000 ईस्वी तक। ठीक है ना गाइज, ये था ना हमारा। फिर जो दूसरे का था 1000 ईस्वी से, 1000 ईस्वी से लेकर अब तक, तो ये क्रम था। तो अब हम इसमें पहुंच गए 1000 ईस्वी से अब तक वाले में। तो आप देखते हैं
1000 ईस्वी में 1100 से जो, क्योंकि गाइज हमने 1100 इसलिए लिया क्योंकि आपको पता है कि 900 से 1100 के टाइम में 1100 के टाइम में हमारा क्या था, संक्रमणकालीन संक्रांतिकालीन चला था। तो अब हम 1100 से लेकर कहाँ तक, 1400 के टाइम की बात करते थे। यहाँ आपको प्राचीन हिंदी, अब क्योंकि अब हिंदी का क्रम आ गया है तो प्राचीन हिंदी बोली जाती थी। अब और 1400, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, क्योंकि इतने में हमारी क्या थी, संस्कृत थी, इतने में हमारी क्या थी, प्राकृत थी, पाली थी, ठीक है, अपभ्रंश थी। इसके बाद यहाँ पर को क्या आ जाती है, हमारी हिंदी आ जाती है। तो अब हम इन हिंदियों की कैसे बटे उनको देख रहे हैं। प्राचीन हिंदी की बात करेंगे तो गाइज प्राचीन हिंदी की बात करते हैं, वो आती है 1100 से 1400। मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850, और 1850 से अब तक जो चल रही है वो आधुनिक हिंदी चल रही है। क्लियर है ना? ओके, आगे देखते हैं हिंदी। अब यहाँ आपको देखते हैं हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी किससे बोला जाता है, संस्कृत को बोला जाता है। गाइस यहाँ को कंफ्यूजन रहते हैं लोग कि ये सिर्फ आदि जननी है, माता है, ठीक है, कौन, संस्कृत। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती है, अपभ्रंश तो पहुंचती है, फिर अपभ्रंश से अवध पे गुजरती है और प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। आपको पता ही था कि आपको हमने यहाँ पे कोई दिखाया था एक स्लाइड में, देखिएगा संस्कृत, संस्कृत से होते हुए पाली, पाली से होकर प्राकृत, प्राकृत से होकर अवध, अपभ्रंश, अपभ्रंश से होकर अवध, फिर हमारी प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। ठीक है ना, हमने आपको ये बता दिया। ठीक है, और बस आपको ये याद रखना है कि जननी पूछेगा तो कौन है, हिंदी की जननी बोलेगा, तब आपने आंसर देना है हिंदी की जननी में, आपने आंसर देना है संस्कृत। बट हिंदी भाषा के इतिहास का प्रारंभ किसे माना जाता है, तो हिंदी भाषा का जो इतिहास का प्रारंभ जो मेन तौर पर है वो अपभ्रंश को ही माना जाता है। ठीक है, आपके दो क्वेश्चन हो सके आपको कि हिंदी की आदि जननी किसे बोला जाता है, संस्कृत को, और हिंदी भाषा के इतिहास का जो जहाँ से हिंदी भाषा का इतिहास शुरू हुआ है उसे बोला जाता है अपभ्रंश। ठीक है, और आपको ये क्रम याद रखना है क्योंकि ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है कि क्रम में सजाइए। ठीक है ना, आगे देखते हैं गाइस। अब देखते हैं हम एक एक करके अपभ्रंश क्या होता है और अववट क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपभ्रंश को। ठीक है, देखिए गाइस, अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी, हमने पढ़ लिया है कि 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ था। देखिए गाइस, हमने ये कौन से, हमने मध्य में गए थे ना, और मध्य में हमने देखा था कि जब हमारा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा तक हमारा क्या चला था, मध्यकालीन, इसमें प्राकृत भी आई थी और पाली भी आई थी, फिर अपभ्रंश आई थी। तो अपभ्रंश का जो इसके टाइम दौर पर था वो था हमारा 500 ईसा से लेकर 1000 ईसा के यहाँ पर को। ठीक है ना भाई, इस टाइम में था हमारा इसका काल। ठीक है, इसी के उसमें पूछा जा सकता है कि आपसे साहित्य का आरंभ कब हुआ था। तो देखो, ये 8वीं सदी में साहित्य का आरंभ भी हो गया था, किसमें, अपभ्रंश भाषा में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अपभ्रंश भाषा में साहित्य का प्रारंभ कब हुआ, तो आपने बताना है 8वीं सदी में, और कौन करा था, स्वयंभू के द्वारा। ठीक है ना गाइज, आपको याद रखना है कि अपभ्रंश भाषा में साहित्य लिखने का शुरू हो गया था 8वीं सदी में। ठीक है, और स्वयंभू ने लिखा था, और कब तक चला, ये 13वीं सदी तक, क्योंकि क्लियर है ना, 13वीं सदी आगे तक चला है, 13वीं सदी तक चला है। ठीक है ना गाइज, मतलब 1200 कुछ तक चला है। ठीक है, 1299 तक ये चला था। ठीक है, आगे देखते हैं। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, पतन होता है। वैसे गाइज, अपभ्रंश का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अपभ्रंश का जो अर्थ निकलता है पतन निकल होता है, बट यहाँ पे इसका मतलब पतन से नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे होता है प्राकृत भाषा से विकसित भाषा का विशेष साहित्य। ठीक है ना गाइज, अपभ्रंश का वैसे मतलब क्या होता है, पतन होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं गाइज, इसी में इसके प्रमुख रचनाकार भी रहे थे यहाँ पर को। ठीक है, प्रमुख क्या थे, रचनाकार थे। तो यहाँ आपको देखिएगा, आपसे कुछ कुछ रचनाकार को आपको याद कर लेना है, सभी ना नहीं भी करे तो आपको कुछ याद कर लेना है। जैसे आपको इन स्वयंभू का नाम याद रखना है, इन्होंने साहित्य के उसमें वो करा था ना कि अपभ्रंश में साहित्य लिखने का शुरुआत स्वयंभू के द्वारा हुआ था, आपको याद रखना है। इन्हीं को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि बोला जाता है। इनकी जो काव्य रचना है वो भी आपको याद रखनी है। काव्य रचना इनकी क्या है, पऊ और पौमचरु। ठीक है, पौमचर्यु इसकी क्या है रचना, अर्थात राम काव्य। अपभ्रंश का वाल्मीकि बोला जाता है ना, आप वाल्मीकि समझती है, आप समझ जाएंगे, राम काव्य लिखा है इनका, राम काव्य का नाम क्या है, पौमचर्यु। ठीक है, ऐसी और थे गाइस, इसी के अंतर थे धनपाल थे। ठीक है, धनपाल थे, तो इन्होंने लिखा था भविष्यत कहा था। ठीक है, अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य हो गया। पुष्प दंत हो गए, महापुराण, जस चरयु, ठीक है, जस हर
चरयू, पुष्प दंत, सरहप्पा और कहप्पा, ठीक है, इन्होंने लिखी थी चर्यापद और दोहा कोसी। ठीक है गाइज, आपको ये याद रखने हैं गाइज। अगर आप जहां पर को हिंदी की ज्यादा वेटेज है तो वहां पर को आप ये अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है ना, वहां आपको ये पूछने के चांसेस फुल हैं, तो आपको ये याद रख लेने हैं। बट जहां पर को इसके सिर्फ थोड़े से नंबर की आएगी तो आपको वहां सिर्फ मेन मेन भी याद कर सकते हैं, बट जहां हिंदी का वेटेज ज्यादा है आपने वहां पूरे याद करनी है, ठीक है ना। स्वयंभू को तो आपने याद करना ही है गाइज, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, और पयम चरयू इनकी क्या है, राम काव्य से रिलेटेड है, ठीक है ना गाइज, आपको ये याद रखना है। आप बस ये याद रख ले कि कौन थे इसमें, धनपाल थे, पुष्पदंत थे, सपा कहपा, आपको ये याद रखना है, ठीक है, अपभ्रंश से रिलेटेड थे, ठीक है, इनकी काव्य आप याद करें तो अच्छी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं गाइस, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आते रहते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। जैसे आपसे यहाँ को क्वेश्चन पूछेंगे, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय विकास कैसे हुआ है, ठीक है ना गाइज, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषा का विकास कैसे हुआ। तो देखिए गाइज, जो शोरसेनी थी हमारी, शोरसेनी, इस भाषा से हमारा विकास कैसे हुआ। तो शोरसेनी भाषा से बनी हमारी जो ये पश्चिम में बोली जाती है ना, जैसे गुजरात हो गया, पश्चिमी जो जगह है गुजरात, राजस्थान या पश्चिमी हिंदी, ये इस भाषा का विकास हुआ है, गुजराती भाषा या राजस्थानी भाषा या पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास शोरसेनी से ही हुआ है, ठीक है ना गाइज। ये हमारे, ठीक है ना गाइज, ये हमारे बोले जाएगी, ठीक है, पश्चिम वाले भाग में, ठीक है ना गाइज, इस वाले भाग में हमको देखने को मिलेगी, ठीक है, ठीक है ना गाइज, क्लियर रहेगा। और अर्धमागधी की बात करते हैं, जो अर्धमागधी होती है हमारी ये पूर्वी, ठीक है ना, इसको बोला जाता है पूर्वी हिंदी। इसका आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि राजस्थानी और गुजराती किस भाषा का, किसका क्या है, मतलब उत्पत्ति किससे हुई है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी उत्पत्ति हुई है शेरसेनी भाषा, ठीक है, शोरसेनी से हुई है, क्लियर रहेगा ना, शोरसेनी से हुई है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती की। और अर्धमागधी से ही उत्पन्न हुई है कौन सी हमारी, अर्धमागधी से उत्पन्न हुई है पूर्वी हिंदी, पूर्वी साइड को, ठीक है। और अर्धमागधी से पूर्वी, तो मागधी से क्या हुई है, मध्य वाली, जो मागधी से जैसे बिहारी हो गई, उड़िया हो गई, बांग्ला हो गई, असमिया हो गई, जैसे यहाँ पे बिहार आ गया, यहीं पे को उड़ीसा आ गया, और इसी के यहाँ पे को बंगाल आ गया, और यहीं पे को क्या आ गया, असमिया आ गया। तो ये मध्य वाले जो भाग थे, और इधर की पूर्वी में तो आपको पता है कि इस पूर्वी वाले भाग में तो आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा एक बार देख लिए एक बार, जैसे ये हमारा हो गया, इधर को गए, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे को आपका जैसे अभी पूरा नहीं बन पा रहा, तो देखिएगा ये हो गया हमारा, जो ये पूरा वाला भाग हो गया, इसमें तो पूर्वी हमारी अर्धमागधी से विकास हुआ और पूर्वी हिंदी बनी यहाँ पे को, ठीक है। और जो इस वाले इलाके में, इस वाले इलाके में हमारा क्या बनी, अर्ध जो मागधी बनी, यहाँ अर्धमागधी से हमारा विकास हुआ तो पूर्वी हिंदी बन गई, और यहाँ मागधी से हमारा विकास हुआ तो ये हमारी क्या बन गई, यहाँ पे को आपका बिहारी बनी, उड़िया बनी, और बांग्ला बनी, और असमिया बनी है, क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं, खस की बात करेंगे, खस से हमारी क्या बनी है, पहाड़ी बनी है। खस की बात करेंगे तो खस जनजाति ना पहाड़ी हो गई, शोरसेनी से ही प्रभावित है। बाचड़ की बात करेंगे, पंजाबी और सिंधी बाचड़ से है, और महाराष्ट्री से मराठी भाषा बनी, ठीक है, महाराष्ट्री से क्या बनी, मराठी भाषा का विकास हुआ। तो ये अपभ्रंश से आपसे क्वेश्चन पूछता है, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कैसे बनी, तो किससे किसका विकास हुआ, आपको ये याद रखना है, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब अवट्ट को भी पढ़ लेते हैं, अवट्ट के बारे में। अवट्ट क्या है, अवट्ट अपभ्रंश का ही विकृत रूप है। जो अपभ्रंश हमने पढ़ा, इसी का विकृत रूप क्या होता है, अवट्ट होता है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहा जाता है, तो अवट्ट को कहा जाता है, और इससे क्या कहा जाता है, परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है, क्लियर रहेगा, ओके। अवट्ट और अपभ्रंश की आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच संक्रमणकालीन भाषा या संक्रांतिक भाषा है। तो देखिएगा, अवट्ट और अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के बीच की क्या है, संक्रमणकालीन, मैंने आपको बता दिया था ना कि आपने देखा था कि, एक बार देखते ऊपर जाते हैं, देखिए गाइज, यहाँ पर को देखिए, ये यहाँ पर को आया हमारा क्या, अपभ्रंश, और यहाँ पर आई हिंदी। तो इसी के बीच में जो मतलब अपभ्रंश का अपभ्रंश आया, जो अवट्ट आई, ये संक्रमणकालीन भाषा यहाँ पर को उत्पन्न हुई ना, क्योंकि आपको पता है अपभ्रंश का अभी हमने देखा है कि 500 से 1000
ईसा में अपभ्रंश चली थी। और इसी के बीच में यहाँ पर को जो इससे 100 कम 900 और इससे 100 ज़्यादा 1100, इसी के बीच में हमारा क्या चला था, अहवट। तो ये 900 से 1100 का जो बीच कार्यकाल था, 900 से 1100 का, इसी को बोला जाता है अहवट या संक्रमण कालीन या संक्रांतिक कालीन। ठीक है ना गाइज, क्लियर रहेगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए, देखिएगा यहाँ आपको लिख भी रखा है 900 से 1100 तक। ठीक है ना, संक्रमण कालीन रहा है। वैसे साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक होता आ रहा है। ठीक है, होता रहा था। आगे देखते हैं, इसी के भी कुछ वो होंगे, जैसे अब्दुल रहमान थे इनके। ठीक है, अब्दुल रहमान हो गए, दामोदर पंडित हो गए, ज्योतिश्वर ठाकुर हो गए, विद्यापति हो गए। तो आपको इनके नाम याद रख लेने, किस कौन अपभ्रंश के प्रमुख थे। ठीक है, अपभ्रंश से रिलेटेड कौन थे, तो आपको अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिश्वर ठाकुर और विद्यापति। आदि रचनाकार ने अपनी भाषा को अव्यट या अहवट कहा था। ठीक है, अहवट भी मिलेगा या अहवट बोलेंगे। जो इनमें विद्यापति थे, इनकी बात करें तो इन्होंने अपनी भाषा को क्या बोला था, मधुर बताया था। ठीक है, इन्होंने अपनी भाषा को क्या बताया था, मधुर। और इन्होंने मधुर बताते हुए बोला भी था कि देसिल बयाना सब जन मीठा, ते तसेन जनपो अहवट। अर्थात देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी है, इसने अहवट कहा जाता है। ठीक है, इसलिए अहवट्टा कहा जाता है। क्लियर है ना। तो ये ऐसा शब्द आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह जो वाक्य था ये किसका था, तो आपको पता होना चाहिए विद्यापति, जो किससे रिलेटेड है, अहवट से रिलेटेड है। इन्होंने अपनी भाषा को क्या बताया था, मधुर बताया था, अहवट को मधुर बताया था और भाषण से। क्लियर है ना। इसके रचनाकार में और भी हैं, आपको उनने जिन्होंने रचना की आपको ये याद रख लेना है, देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो विद्यापति की जैसे कीर्ति लता, ठीक है ना, आपको इनका नाम याद रख लेना, विद्यापति, कीर्ति लता, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और जैसे दामोदर पंडित की होगी उक्ति व्यक्ति। ठीक है, क्लियर है। तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार आगे देखते हैं, प्राचीन या पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी का आदिकालीन हिंदी। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मध्य देशीय भाषा परंपरा की विशिष्ट अधिकारिणी होने के कारण हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय भाषाओं में सर्वोच्च रहा है। ठीक है ना, हिंदी का स्थान क्या रहा है, सर्वोच्च रहा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सबसे मेन किसका रहा है, हिंदी का ही रहा है। प्राचीन हिंदी से अभिप्राय है अपभ्रंश अवट के बाद की भाषा। आपको पता ही है, अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अवट आई, इसी के बाद जो आई है हिंदी भाषा आई है। ठीक है ना, प्राचीन हिंदी यहाँ पर से शुरू हुई है। ठीक है ना गाइस, प्राचीन हिंदी का हमने कार्यकाल भी बोला था कि आपसे कितना है, प्राचीन हिंदी की बात करें, हिंदी को भी 3 भागों में बांटा था ना। तो हिंदी का जो प्राचीन हिंदी का जो कार्यकाल था 1100 से लेकर हमने कितने तक बनाया था, 1400 तक प्राचीन हिंदी चलेगी बोला था। फिर उसके बाद मध्य हिंदी चलेगी बोला था, तो 1400 से लेकर कितने तक चलेगी, 1850 तक चलेगी बोला था। फिर उसके बाद आगे हमने बोला था 1850 से जो अब तक चल रही है, ये हमारी आधुनिक हिंदी चल रही है। ठीक है, अब तक। ठीक है ना। तो इसी में बोल रहा है हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशु काल है। ठीक है, वह काल था जब अपभ्रंश अवट के बाद हिंदी भाषा मौजूद थी और निश्चित रूप से विकसित नहीं हो रही थी। ठीक है, और भाषाएं का विकास नहीं हुआ था, सिर्फ हिंदी का ही विकास हो रहा था। ठीक है, क्लियर है ना। आगे देखते हैं। तो गाइज आज के लिए इतनी ही रखते हैं वीडियो, और इससे आगे वीडियो की अगली वीडियो में लाएंगे। सो गाइज, तब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ आता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइज। ठीक है, और लाइक करना ना भूलिए। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।